Let's improve English. अपने कपड़ों से धूल झाड़ लो, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश और इसी तरह के कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। You are definitely going to improve your English and not going to regret. तो फ्रेंड्स, इसे हम कह सकते हैं shake the dust off your clothes. Shake the dust out of your clothes. Off या फिर out of, कैसे भी आप कह सकते हैं। Shake the dust off your clothes. इसी shake का मीनिंग इस सेंटेंस में देखिए। वो डर से थर थर कांप रहा होगा। डर से वो थर थर कांप रहा होगा। हम कह सकते हैं He must be shaking with fear. He must be shaking with fear. यहाँ पे जो आप must देख रहे हैं, must be, something must be happening. प्रेजेंट में जब हम strong possibility, अपना कोई strong guess दिखाते हैं कि ऐसा जरूर हो रहा होगा, तब हम must be का यूज करते हैं। He must be shaking with fear. इसी को कहने के लिए एक idiom होता है। हम कह सकते हैं He must be shaking in his shoes. He must be shaking in his shoes. या फिर हम boots भी बोल सकते हैं। एक्चुअली बूट्स थोड़े बस लॉन्ग होते हैं जो एंकल को भी कवर कर लेते हैं। शूज या फिर बूट्स, दोनों ही का यूज इसमें हो जाता है इस इडियम में। ही मस्ट बी शेकिंग इन हिज बूट्स, यानी वो तो डर से थर थर कांप रहा होगा। मैं और भुलक्कड़ होता जा रहा हूं, कई बार ऐसा होता है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम गेटिंग मोर फॉरगेटफुल। आई एम गेटिंग मोर फॉरगेटफुल। सो फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़, जो बार बार चीजों को भूलता रहता है। इसी forgetful की जगह पे आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एब्सेंट माइंडेड, स्कैटर ब्रेन्ड, अनमाइंडफुल, इन सभी का ही मीनिंग होता है कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भूलते रहते हैं चीज़ों को, अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। उसका मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड रहना, यानी दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग इधर उधर रहता है, फोकस के साथ कोई भी काम नहीं होता है। तो वैसी सिचुएशन को हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेड होना, स्कैटर ब्रेन्ड होना, अनमाइंडफुल होना। और फ्रेंड्स, साथ ही में मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बताता हूं जो कॉमन नहीं होते हैं, जिनका लोग यूज नहीं करते हैं बोलने में। ये यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स ही मैं आपको बताता हूं। सो डोंट फियर दैट फ्रेंड्स, आप इन्हें बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में, एंड यू कैन श्योरली मेक योर कॉन्वर्सेशंस इवन बेटर। तुम बस ख्याली पुलाव पका रहे हो, ऐसा होने वाला नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं भाई? You are building castles in the air. You are building castles in the air. So ये idiom है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी को देखो, जब हम थोड़े दूसरे तरीके से बनाते हैं तो कैसे कहेंगे? क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो, हमें भी बताओ, क्या सोच रहे हो? तो यहाँ पे हम बिल्डिंग कासल थोड़ी यूज कर सकते हैं। What castles are you building in the air? ऐसे नहीं बोल सकते। एक्चुअली में अब हमें थोड़ा दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं What are you daydreaming about? What are you daydreaming about? So friends, daydream करने का भी मतलब यही होता है कि ख्यालों में खोए रहना, कुछ सोचते रहना, ख्याली पुलाव पकाना। So what are you daydreaming about? किस बात को daydream कर रहे हो, क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? इसी को अगर कहना हो, वो तो हमेशा ख्यालों में खोया रहता है, तो एक तो मैं कह सकता हूँ He always keeps daydreaming. हमेशा वो daydream करता रहता है। या He always keeps himself busy building castles in the air. या फिर एक और इडियम है जिसका ऐसा ही मीनिंग है, He always keeps his head in the clouds. He is always lost in thought. आप कैसे भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात को कहने के बहुत से तरीके होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि हर लैंग्वेज में। Every language has multiple ways to say the same thing. आप कह सकते हैं He always keeps his head in the clouds. या फिर आप कह सकते हैं He is always lost in thought. या फिर आप कह सकते हैं He always keeps building castles in the air. या आप कह सकते हैं He always keeps daydreaming. So friends, एक ही बात को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इच्छा होते ही मैं आपके घर आ गया, बस इच्छा हुई और मैं आपके घर आ गया। I visited you on a whim. I visited you on a whim. If you do something on a whim, that means there is no particular purpose behind what you're doing. Actually, you just thought of doing it, you just had an idea, you just wanted to do it, and on a whim, you did it. I visited you on a whim. That means it's not necessary. It was not necessary to visit you. Still, I did visit you. So I can say, I visited you on a whim. जरा सी इच्छा होते ही वो मुझे डांट देती है। मतलब पर्पस होने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी होने की भी जरूरत नहीं है। जब मन किया डांट देती है, जैसे इच्छा हुई। On a whim, she scolds me. On a whim, she scolds me. इसको the other way around भी हम कह सकते हैं, she scolds me on a whim.
शी स्कोल्ड्स मी ऑन अ whim। जैसे आप इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। वो अपनी पत्नी की इच्छा पे कुछ भी कर सकता है। अपनी पत्नी की इच्छा होते ही कुछ भी कर सकता है, ज्यादा बिना सोचे समझे। He can do anything at the whim of his wife। He can do anything at the whim of his wife। At the whim of some person, मतलब किसी की मर्जी से, किसी की इच्छा होते ही। That's not good। You should give a proper thought to whatever you're going to do in the future। Don't you think, guys? मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। इसके लिए हम कह सकते हैं I have a lot on my plate। A lot on my plate। If you have a lot on your plate, that means you have a lot of things to do। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं मेरे पास पहले ही बहुत काम है। जब कोई हमारे पास कोई काम लेके आता है ना, और हम कहते हैं बस बस मुझे जरूरत नहीं किसी काम की, पहले ही बहुत काम है मेरे पास। I already have enough on my plate। I already have enough on my plate। So friends, इस idiom का मीनिंग निकलता है कि पहले ही मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है भाई। मेरा मेरे गुस्से पर कोई बस नहीं है। अगर कहना है मेरा मेरी इच्छाओं पर कोई बस नहीं है, मेरा मेरे बच्चों पर कोई जोर नहीं है, कोई बस नहीं है, तो फ्रेंड्स ऐसी बातों के लिए हम क्या कह सकते हैं? सिंपल, हम कंट्रोल वर्ड का यूज करेंगे। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई एंगर। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई एंगर। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई डिजायर्स। I have no control over my desires। I have no control over my children। I have no control over my children। So they do whatever they want। I can't stop them। And I can't prevent them from doing what I don't want them to do। आपकी सोच ही आपको पीछे रखती है। आपकी उम्मीदें ही आपको पीछे रखती हैं। आपको क्या चीज पीछे रख रही है? ऐसी बातों के लिए हम कह सकते हैं Your thinking holds you back। If something holds you back, it does not let you go ahead in life। It does not let you do anything। It holds you back। It does not let you improve yourself। It does not let you grow। आपकी उम्मीदें ही आपको पीछे रखती हैं। Your expectations hold you back। So don't expect anything from anyone। Your expectations hold you back। What is holding you back? If you want to ask, what is holding you back? We can say like this। मैं तो सोचता ही रह जाता हूं कि क्या करना सही है, मैं समझ ही नहीं पाता हूं। I am left wondering what the right thing to do is। I am left wondering, यानी मैं सोचता ही रह जाता हूं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि वंडर का मतलब होता है जादू, अजूबा। There are 7 wonders in this world, है ना? लेकिन वंडर का एज अ वर्ब मीनिंग होता है सोचना। I am left wondering, मैं सोचता ही रह जाता हूं। What the right thing to do is, कि सही चीज करने के लिए क्या है। अगर इसी को मुझे पास्ट में कहना हो तो ऐसे कहना हो, मैं तो सोचता ही रह गया कि क्या करना सही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग वॉट द राइट थिंग टू डू वॉज। आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग। सो आई एम लेफ्ट वंडरिंग, मैं सोचता ही रह जाता हूँ। आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग, मैं सोचता ही रह गया। ऐसे आप कह सकते हो। वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता वो अपनी गलती। इसे कह सकते हैं ही नेवर ओन्स अप टू हिज मिस्टेक्स। He never admits his mistakes। That means he never owns up to his mistakes। This is a very nice phrasal verb। If you own up to something, that means you say that yes, you did it। जैसे तुमने ही ये कप तोड़ा है, मान क्यों नहीं लेते इस बात को? तुमने ही कप तोड़ा ये। You have chipped this cup। Why don't you own up to it? Why don't you own up to it? Friends, यहाँ पे मैंने chip का यूज किया है। एक्चुअली ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे कप को चिप करने का मतलब है कि कप के थोड़े से हिस्से को तोड़ दिया, उसके किसी किनारे को तोड़ दिया, उसके किसी एज को, कप के एज को थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दिया, तो उसे चिप करना कहते हैं हम। यू हैव चिप्ड दिस कप। व्हाई डोंट यू ओन अप टू इट? यानी कि व्हाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक? फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मैं आपको बताता हूँ वो कॉमनली बोली जाती हैं बातें। मैं कुछ भी आपको ऑब्सोलीट या फिर बोरिंग चीजें नहीं बताता हूँ। मैं धर्म संकट में हूँ। फ्रेंड्स, इस धर्म संकट को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा लैंग्वेज संकट है। तो इसे कह सकते हैं आई एम इन अ मोरल डिलेमा। आई एम इन अ मोरल डिलेमा। So friends, dilemma is a kind of situation when you can't decide what's right and what's wrong. You are in a lot of confusion. You don't know what to do. उस सिचुएशन को हम डिलेमा कहते हैं। मोरल वर्ड का मैंने यूज कर लिया, यानी नैतिक और धार्मिक है कोई चीज। सो मोरल डिलेमा। आई एम इन अ मोरल डिलेमा। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। मुझे धर्म संकट का सामना करना पड़ा,
इसे कैसे कह सकते हैं? सामना करने को यानी कन्फ्रंट करना, फेस करना। आई हैड टू फेस अ मोरल डिलेमा। आई हैड टू फेस अ मोरल डिलेमा। अब देखो बड़े कमाल की चीज, अगर कहना है तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है, असमंजस में डाल दिया है, कश्मकश में डाल दिया है, तो फ्रेंड्स हिंदी में भी जब हम बात करते हैं तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं। इन सब का एक जैसा ही मीनिंग है, असमंजस में होना, कश्मकश में होना, दुविधा में होना, है ना, बहुत कंफ्यूजन में होना। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम किस इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं? एक तो हम कंफ्यूजन कह ही सकते हैं, तुमने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है, यू पुट मी इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उसके अलावा आप कह सकते हैं यू हैव पुट मी इन अ डिलेमा, इन अ क्वांड्री। फ्रेंड्स यू हैव पुट या फिर प्लेस्ड में से आप कोई भी कह सकते हैं, यू हैव पुट मी या फिर यू हैव प्लेस्ड मी इन अ डिलेमा, इन अ क्वांड्री। सो फ्रेंड्स क्वांड्री भी होती है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, when you're really confused about something and can't decide what you should do and what you should not do. So you have put me or you have placed me in a dilemma, in a quandary. Now I don't know what to do. So friends, quandary भी हम कह सकते हैं confusion को, और dilemma तो कहते ही हैं। Friends, if you enjoyed watching this video, make sure to subscribe to this channel if you haven't already, because I keep making such videos every day and you get a video every day and you improve your English even more. That's what I'm here for. So friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.